हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद सरजिल सरूर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि सोशलिज्म का मतलब क्या है। सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है जो इस बिलीफ पे बेस्ड है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग इक्वल होने चाहिए और जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, लोगों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो इसी का मतलब होता है सोशलिज्म। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है द एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पावरफुल आइडियाज थे फ्रीडम को लेके, इक्वलिटी को लेके, वो कैसे यूरोप भर में पूरा सर्कुलेट हो रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसके वजह से बहुत सारे पॉसिबिलिटी क्रिएट हुए ताकि सोसाइटी में बदलाव आ सके। जिस तरह से पहले सोसाइटी स्ट्रक्चर था वो तो आपको पता ही होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 18 सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी था वो डिवाइडेड था ई स्टेट्स और ओडर्स में। ई स्टेट्स तो पता ही होगा, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट में सारे सोसाइटी डिवाइडेड थे। ठीक है। और जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग, और जो चर्च है, वही इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल करता था। रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, लोगों को ऐसा लगा कि चेंज पॉसिबल हो सकता है, सोसाइटी में चेंज आना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नए नए आइडियाज़ आने लगे लोगों को इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। और लोग ये सोचने लगे कि ये जो सोशल पावर है, आखिर इनको कंट्रोल कौन करता है, ये सब भी चीज़ें डिस्कस होने लगी। ठीक है। इंडिया में राजा राम मोहन रॉय को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये एक फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के और एक बहुत ही बड़े स्कॉलर और इंडिपेंडेंट थिंकर थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उस तरह डेरोजियो, ये लोग क्या करते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन वगैरह करते रहते थे। ठीक है। और बहुत सारे लोग पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप के आइडियाज़ को डिस्कस करते रहते थे या डिबेट करते रहते थे, मतलब रिवॉल्यूशन के बाद हमारा यूरोप कैसा होगा, नहीं होगा, यही सब चीज़ें। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिशेप द इज आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। कॉलोनीज, कॉलोनीज बोले तो वो जगह जहाँ पर कोई और कंट्री के लोग आके रूल करते हैं। जैसे इंडिया एक कॉलोनी था, यानी कि ब्रिटिशर्स आके इस पर रूल करते थे। ठीक है। तो कॉलोनीज में डेवलपमेंट हुआ। तो कॉलोनीज में डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों के दिमाग में ये आया कि सोसाइटल चेंज हो सकता है, सोसाइटी में बदलाव आ सकता है। आगे बढ़ता है। नॉट एवरीवन यूरोप Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. यूरोप में सभी लोग नहीं चाहते थे कि बदलाव आए। ठीक है। अलग अलग लोग थे। ठीक है। जो ये सोचते थे कि बदलाव आए लेकिन धीरे धीरे आए, अचानक से ना आए। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे रेडिकली। रेडिकली मतलब पूरा एक्सट्रीम तरीके से, मतलब तुरंत आज ही बदलाव आना चाहिए, इस तरह। कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और बाकी जो बच गए थे वो रेडिकल्स थे कुछ लोग। तो कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि बिल्कुल भी बदलाव ना आए सोसाइटी में। ठीक है। और लिबरल्स वो लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि बदलाव आए लेकिन धीरे धीरे आए। और रेडिकल्स वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि एकदम तुरंत से बदलाव आना चाहिए, मतलब आज ही बदलाव आ जाए, ऐसा सोचते हैं। और रेडिकल्स का जो तरीका होता है थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। अच्छा, व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। टाइम के साथ ये जो टर्म्स है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है। व्हाट सेपरेटेड दिस स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर। ये जो टर्म्स है, इसको क्या चीज़ें सेपरेट रखता है और ये इन टर्म्स को क्या चीज़ें जोड़े रखता है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी जो टर्म्स है डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट और ऑल टाइम्स। ठीक है। हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो वर्ड्स है, ये जो टर्म्स है, इनका जो मीनिंग है टाइम के साथ बदलते रहता है। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। हम इस चैप्टर में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस
जो कि 19th सेंचुरी में हुए थे, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और देखेंगे इसके वजह से कैसे चेंज आया। फिर हम लोग फोकस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर, ठीक है, जिसमें एक अटेम्प्ट हुआ था रेडिकल का कि सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो जो रेवोल्यूशन हो रहा था रसिया में, ठीक है, तो सोशलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल आइडियाज बन गया था। मतलब लोग यही सोच रहे थे कि सोशलिज्म के जरिए ही 20th सेंचुरी में सोसाइटी में बदलाव आ सकता है, चेंजेस हो सकता है, एंड कंजर्वेटिव्स। तो एक ग्रुप ऐसा था जो ये सोचता था कि सोसाइटी में चेंज आए, वो ग्रुप था लिबरल्स का, ठीक है। लिबरल्स को एक ऐसा नेशन चाहिए था जहाँ पर सभी रिलीजन के लोगों को टोलरेट किया जा सके, मतलब सभी रिलीजन के लोग वहाँ पे रह सके, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो इस टाइम, ये जो टाइम चल रहा था, जो भी यूरोपियन स्टेट्स थे वो क्या करते थे, एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करते थे, ठीक है। जैसे ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च को फेवर किया करते थे। तो चर्चेस का भी डिवीज़न होता है, अलग अलग तरह के चर्च थे, तो सभी लोग अलग अलग चर्चेस को फेवर करते थे। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डिनास्टिक रूलर्स। लिबरल्स जो अनकंट्रोल्ड पावर था डिनास्टिक रूलर्स को, उसको भी अपोज करते थे। डिनास्टिक रूलर्स मतलब जैसे एक राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या राजा का फैमिली ही आगे चल के उसका किंगडम को संभालता है, ये तो लिबरल्स इसको अपोज करते थे, ठीक है। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। लिबरल्स चाहते थे इंडिविजुअल्स का जो राइट है गवर्नमेंट से वो सेफ होके रहे। लिबरल्स ये आर्ग्यू करते थे उनके लिए कोई होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे, और ये एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब लिबरल जो लोगों को चूज करे, जो भी लीडर्स को चूज करे वही उनको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और लिबरल्स ये चाहते थे कि कुछ कानून बने, और ये जो कानून है एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी बनाए, ठीक है। और ये जो जुडिशरी का जो भी कानून होगा ये इंडिपेंडेंट होगा रूलर्स और ऑफिशियल से, मतलब कोई भी रूलर या फिर कोई भी ऑफिशियल जुडिशरी का जो भी लॉज है उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। लिबरल्स तो ये सब मानते थे, लेकिन लिबरल जो थे ना वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स मतलब जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो लिबरल्स थे वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बिलीव नहीं रखते थे, यानी कि हर सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट्स, मतलब हर अडल्ट सिटीजन 18 साल के ऊपर वोट देने का हक है, ये लिबरल्स नहीं मानते थे, ठीक है। लिबरल्स ये मानते थे कि जो भी इंसान के सामने प्रॉपर्टी है बस वही इंसान वोट दे, ठीक है। साथ साथ में लिबरल्स ये भी चाहते थे कि औरत लोग वोट ना दें, मतलब औरतों को वोट देने का हक नहीं है, लिबरल्स ये चाहते थे, इसलिए वो लोग क्या हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स को एक ऐसा नेशन चाहिए था जहाँ पर गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट जो बने वो जो कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्री का जितना भी पॉपुलेशन है उसमें जो मेजोरिटी वाले लोग क्या चाहते हैं वैसा ही गवर्नमेंट बने। मान लो एक कंट्री में अगर 80 या 70% जो लोग चाह रहे हैं, गवर्नमेंट वही 70 या 80% लोगों की बात माने, रेडिकल्स ऐसा चाहते हैं। और बहुत सारे जो रेडिकल्स है वो वुमेन का सफ्रागेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, मतलब वो ये चाहते थे कि जो औरत है उनको भी हक होना चाहिए वोट देने का, ठीक है। तो अनलाइक लिबरल्स, जैसे लिबरल्स थे, ये जो रेडिकल्स थे ये भी क्या करते थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स है और जो वेल्दी अमीर फैक्ट्री ओनर्स है उनका जो भी प्रिविलेज, उनको जो भी बेनिफिट, जो भी फायदा मिल रहा है, ठीक है, उनको वो अपोज करते थे, ठीक है। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। रेडिकल्स मतलब कोई भी इंसान के सामने प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो उनके खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि एक ही इंसान के पास सारा प्रॉपर्टी ना चला जाए, मतलब एक ही इंसान के हाथ में सारा प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, ठीक है। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स।
रेडिकल्स भी बदलाव चाहते थे, लिबरल्स भी बदलाव चाहते थे, लेकिन कंजर्वेटिव्स उनका उल्टा थे, ठीक है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद, ठीक है, कंजर्वेटिव्स के भी दिमाग खुल गए, उनके दिमाग में भी ये आया कि बदलाव आना ज़रूरी है, ठीक है। 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कंजर्वेटिव्स थे, वो लोग ओपोज कर रहे थे कि बदलाव नहीं आए, जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। लेकिन 19 सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे, वो एक्सेप्ट कर लिए थे कि चेंज इनएविटेबल है, मतलब चेंज को आने से हम रोक नहीं सकते, ठीक है। और वो लोग ये भी सोचते थे कि पास्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और फिर भी बदलाव आएगा, लेकिन जो भी बदलाव आएगा एक स्लो प्रोसेस आएगा, धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि अचानक आएगा। तो कंजर्वेटिव्स भी अब ऐसा सोचने लगे थे। तो ये जो अलग अलग आइडियाज़ है कंजर्वेटिव्स के, लिबरल्स के और रेडिकल्स के, इसके वजह से बहुत ज़्यादा उनके बीच में कन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट वगैरह नहीं, बहसबाजी वगैरह, ठीक है। और पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और लोगों के बीच में बहुत सारा डिस्टरबेंस होता था, लोग कंफ्यूज रहते थे कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी बात माना जाए, किसकी बात नहीं माना जाए। ये जो आइडियाज़ थे सोसाइटल चेंज को लेके, ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव्स कुछ सोच रहे थे, रेडिकल्स कुछ सोच रहे थे, लिबरल्स कुछ सोच रहे थे, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था लोगों के बीच, ठीक है। और ये जो वेरियस अलग अलग जो अटेम्प्ट्स कर रहे थे रेवोल्यूशन को लेके और नेशन को ट्रांसफॉर्म करने का 19th सेंचुरी में, ये हेल्प किया लोगों को कि बहुत सारे चीज़ों को डिफाइन करने का, जैसे किसके 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 ऊपर लिमिट लगना चाहिए, ठीक है, और एक पॉलिटिकल इंसान को कितना टेंडेंसी होना चाहिए, कितना पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो जो भी पॉलिटिकल ट्रेंड्स चल रहा था, ये एक साइन था नए टाइम का। लोगों को लग रहा था कि अब एक नया टाइम आने वाला है, और ये जो टाइम था बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का टाइम था। ये एक ऐसा टाइम था जब नए नए सिटीज़ इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, और नया नया इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हो रहे थे, मतलब नए नए रीजन्स में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रहे थे, रेलवेज एक्सपैंड होने लगे, एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो रेलवेज भी बढ़े, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा, इंडस्ट्रीज में भी बदलाव आने लगा। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके वजह से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, ये सभी लोग काम की तलाश में फैक्ट्रीज आए, और इनका जो वर्क आवर्स था बहुत लंबा होता था, और पैसे बहुत कम दिए जाते थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो जाता था जब जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसका डिमांड नहीं होता, यानी कि जब इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में जो चीज़ें भी बन रहे हैं उसका डिमांड नहीं होता था, डिमांड नहीं होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, लोग अगर नहीं खरीदेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, जिसके वजह से फैक्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग। हाउसिंग और सैनिटेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था, क्योंकि टाउन्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, और लिबरल्स और रेडिकल्स सोच रहे थे कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। तो ये जो पिक्चर है, द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी अ सीन बाय कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब उसी टाइम में लंदन कुछ इस तरह से दिखता था, कुछ इस तरह से था। तो जितने भी इंडस्ट्रीज थे, वो जो इंडस्ट्रीज थे इंडिविजुअल्स के थे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का नहीं। लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे, और कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स वो अपना जो भी पैसा, जो भी धन दौलत कमाए थे, वो इसी ट्रेड के जरिए या फिर इंडस्ट्रीज के जरिए कमाए। और ये जो लिबरल्स है, रेडिकल्स है, ये फील करते थे कि उनका जो एफर्ट है उनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट उनको एनकरेज करे, ताकि उसके वजह से इकोनॉमी का फायदा हो, ठीक है। अगर एक जगह के सिटीजन्स हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो और भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, और इससे फायदा होगा उनका। तो
ये जो लिबरल्स है और जो रेडिकल्स है, ठीक, वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को अपोज करते थे, मतलब उन लोगों को अपोज करते थे जिनको जन्म से ही कुछ बेनिफिट्स, कुछ हक वगैरह मिल जाता था। तो वो लोग ये बिलीव करते थे कि ये जो पुराने एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं, उनको जो भी प्रिविलेज मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, बल्कि एक इंसान को प्रिविलेजेस वो कितना मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसी के हिसाब से मिलना चाहिए और कहाँ पे काम कर रहा है। तो रेडिकल्स और लिबरल्स ये बोलते थे कि अगर लोगों को आज़ादी दे दिया जाए, अगर गरीब काम कर पाए और जिनके सामने पैसा है वो बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई कंट्रोल या लिमिट के काम करें, तो वो लोग ये मानते थे कि सोसाइटी में बदलाव आएगा ही आएगा। बहुत सारे जो मैन और वुमेन जो काम करते थे वो भी चेंजेस चाहते थे, और वो लोग चेंजेस चाहते थे तो वो लोग लिबरल्स और रेडिकल के ग्रुप के साथ मिलकर रैली वगैरह करते थे अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है। कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स, वो लोग रेवोल्यूशन चाहते थे ताकि जिस तरह का गवर्नमेंट है उस टाइम में यूरोप में जिस तरह का गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट खत्म हो जाए। ठीक है, 1815 की बात। हाँ, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में बहुत सारे लोग रेवोल्यूशनरीज बन गए। ठीक है, अपना अपना एक ग्रुप बना लिया, एसोसिएशन बना लिए, और वो ये चाहते थे कि जो मोनार्क्स वाला एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको वो लोग हटा दें, मतलब राजा का जो भी गवर्नमेंट है उसको हटा दें। तो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में बात करते थे, ऐसा रेवोल्यूशन जिसकी वजह से नेशंस बने और उस नेशन में जो भी सिटीजन्स है सभी के सामने इक्वल राइट्स। 1815 के बाद ये जो मैजिनी था, एक इटालियन नेशनलिस्ट, वो क्या किया था, कंस्पायर करता था यही सब चीज़ें इटाली में अचीव हो सके। मतलब नेशनलिस्ट जो सब भी चीज़ें चाहते थे, ये ग्यूसिप्पी मैजिनी भी वही चाहता था कि इटाली में भी वही सब अचीव हो सके। और इसका जो भी तरीका है लोगों को इतना पसंद आता था कि वो लोग इंडिया में भी इसके बारे में पढ़ते थे, मतलब ये इसका जो भी तरीका है, जो कुछ भी ये लिखता था। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म एक बहुत ही आगे का सोचने वाला विज़न था जो सोसाइटी अपना चुका था और जो सोसाइटी उसके बारे में सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि सोशलिज्म के ज़रिए ही बदलाव आ सकता है सोसाइटी में, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ठीक है, मिड 19th सेंचुरी के टाइम में यूरोप में सोशलिज्म एक ऐसा चीज बन गया था, एक ऐसा टॉपिक बन गया था जो लोगों का अटेंशन को पूरा खींच रहा था। और जो सोशलिस्ट थे, जो सोसाइटी के लिए भला चाहते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। और सोशलिस्ट को ऐसा लग रहा था कि जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इल्स है उस टाइम के, सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही आ रहा था। आखिर क्यों, क्यों वो लोग ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स है वो प्रॉपर्टी को ओन कर रहा था, कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं था। फैक्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, और ये जो प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट था, जो लोग भी काम कर रहे थे और जो भी फैक्ट्री ओनर्स थे, वो लोग बस ये सोच रहे थे कि उनका खुद का फायदा कैसा। जो भी फैक्ट्री ओनर्स थे ये सोच रहे थे कि उनका खुद का फायदा कैसे, और उनके जो वर्कर्स है उनके बारे में बिल्कुल भी वो लोग नहीं सोच रहे थे, बल्कि वर्कर्स लोगों के वजह से ही उनका फैक्ट्री प्रोडक्टिव बना था। तो अगर सोसाइटी कोई एक इंडिविजुअल इंसान के हाथों पे ना हो, बल्कि अगर बहुत सारे लोगों का एक फैक्ट्री हो, एक प्रॉपर्टी हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और लोग भी इंटरेस्ट दे के काम करेंगे, और सोशलिस्ट इसी चेंजेस के लिए कैंपेनिंग वगैरह भी कर रहे हैं। सोशलिस्ट का अलग अलग विजन था फ्यूचर को लेके। कुछ कोऑपरेटिव्स के आइडिया के ऊपर बिलीव रखते थे। रॉबर्ट ओवेन एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, और वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया था, न्यू हारमोनी, जिसका नाम था इंडियाना, यूएसए में। ठीक है, कोऑपरेटिव में बहुत सारे लोग होते हैं और वो आपस में मिलके काम करते हैं। कुछ सोशलिस्ट को ऐसा फील हुआ ना कि जो कोऑपरेटिव्स है वो अकेले मिलके ये बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये जो भी चीज़ें बढ़ा नहीं सकते जब तक उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिले। ठीक है, फ्रांस में
एग्जाम्पल के तौर पे लुइस ब्लैंक, ये चाहता था कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को रिप्लेस कर दे। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस मतलब जो लोग भी एक कंपनी में पैसा लगाते हैं और उनको फायदा होता है वो फायदा रख लेते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव्स थे, ये बहुत सारे लोगों का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जो गुड्स आपस में साथ मिलकर प्रोड्यूस करे और जो भी फायदा हो उसको उस काम को जो भी मेंबर्स किए आपस में बांट लें। कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंजल्स, वो लोग भी अपने कुछ आइडियाज डाले, ठीक है। जैसे मार्क्स ये बोला कि जो इंडस्ट्री सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट का है, और कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो रख लेते हैं, जबकि जो प्रॉफिट होता है जो वर्कर्स लोग हैं वही लोग उनको कमा के देते हैं। और जो वर्कर्स का कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। लोगों के बारे में, वर्कर्स के बारे में, जो ज़्यादा काम कर रहे हो, जो वर्कर्स उन्हीं को फ़ायदा ला के दे रहे हैं, उन्हीं के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे। और वर्कर्स लोगों को कैपिटलिज्म को हटाना पड़ेगा, और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला रूल है इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स ये बिलीव रखते थे कि जो कैपिटलिस्ट लोग इन गरीब लोगों को, लेबर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब एडवांटेजेस ले रहे हैं, मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। वो लोग को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना पड़ेगा, जहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी है सभी लोग सोशली कंट्रोल करें, मतलब पब्लिक कंट्रोल करें, और इससे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगा। और मार्क्स कन्विंस हो चुके थे कि अगर वर्कर्स लोग साथ में मिलकर काम करें कैपिटलिस्ट के खिलाफ तो वो लोग ज़रूर जीतेंगे। और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी था वो फ्यूचर का नेचुरल सोसाइटी था। अब पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, ठीक है। 1870s तक जो सोशलिस्ट का आइडियाज़ था यूरोप में फैल रहा था, और ये जो सोशलिस्ट था इनके जो एफर्ट्स है ये सही तरीके से कोऑर्डिनेट हो सके, इसके लिए सोशलिस्ट एक इंटरनेशनल बॉडी बनाए थे जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। जो भी वर्कर्स थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, वो सभी लोग एसोसिएशंस, ग्रुप्स बनाने लगे, ताकि उनका जो लिविंग कंडीशन है और जो वर्किंग कंडीशन है वो उसको और भी बेटर बनाए। तो ये जो एसोसिएशंस थे वो लोग फंड सेटअप किए, ताकि अगर उनका कोई भी जो मेंबर है डिफ़िकल्ट टाइम्स में, उस मेंबर्स को वो इन फंड से सपोर्ट कर सके, ठीक है। और वो लोग ये डिमांड किए कि उनका जो वर्किंग आवर्स है वो कम कर दिया जाए, और ये भी डिमांड किए कि उनको हक होना चाहिए वोट देने का। जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थे वो एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ मिलकर काम किए और उनको पार्लियामेंट्री सीट्स जिता दिए। 1905 में जो सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे वो एक लेबर पार्टी बनाए ब्रिटेन में और एक सोशल पार्टी बनाए फ्रांस। 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो अभी तक एक भी गवर्नमेंट नहीं बना पाए यूरोप में, ठीक है। लेकिन उनमें जो भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स था, मतलब पार्लियामेंट में जो भी लोग थे, ठीक है, वो बहुत सारे आइडियाज लेजिस्लेशन को शेप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के अकॉर्डिंग चलता रहा। तो ये एक पेंटिंग है पेरिस कम्यून का 1871 में, ठीक है। पेरिस कम्यून मतलब कुछ महीनों तक, मार्च से लेकर मई 1871 तक, ये जो पेरिस कम्यून है एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट था, जो पावर जो था स्टेट का, पेरिस का, वो सीज कर लिया था। ये एक पेंटिंग है पेरिस कम्यून का। इसमें क्या हुआ था ना, जो भी पेरिस का स्टेट था वहाँ पर जो भी पावर था, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ये सब मिलके उनका पावर को सीज कर लिए थे, ठीक है। और ये एक ऐसा पीरियड था जब टाउन काउंसिल या फिर कम्यून लोग जो थे पेरिस के, वो खुद का, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको अपने कंट्रोल में ले लिए थे, मार्च से मई तक 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने के लिए। और इसमें वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे और बाकी लोग थे, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टेट के वजह से हुआ, मतलब उनका जो स्टेट है, स्टेट जैसे रूल कर रहा था इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए ये सब, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो पेरिस कम्यून था
ये जो लोगों का गवर्नमेंट था, इसको गवर्नमेंट क्रश कर दिया ट्रूप्स के हेल्प से। ठीक है, लेकिन जो सोशलिस्ट सब थे, ये हार के बाद भी ये इसको सेलिब्रेट किए, क्योंकि ये एक उनका स्टार्टिंग पॉइंट था रेवोल्यूशन का। ठीक है, और ये जो पेरिस कम्यून है, इसको याद किया जाता है पॉपुलरली दो इम्पोर्टेंट लेगेसीज की वजह से इनको याद किया जाता है। सबसे पहले कि वर्कर्स रेड फ्लैग, कि जो रेड फ्लैग था वो रेवोल्यूशनरीज लोग अडॉप्ट कर चुके थे। ठीक है, दूसरा, फॉर द मर्सिडीज ओरिजिनली रिटन एज ए वार सॉन्ग, जो वार सॉन्ग था मर्सिडीज, ये लिखा गया था 1972 में, और ये एक सिंबल बन गया कम्यून का और स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, आज़ादी के लिए।